Hey, welcome back everybody in this मनोविज्ञान की खिचड़ी नंबर 4. So this is very interesting and very informative video for you. So watch this till the last. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोशल साइकोलॉजी के कुछ ऐसे खास की टर्म के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. सो वॉच दिस टिल द लास्ट. मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे खिचड़ी के नाम से, अब मैंने उनको एक प्ले लिस्ट में सेटअप कर दिया है. सो आप एक साथ देख सकते हैं. डोंट मिस दिस बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव. सो आप अब कुछ नया सीखेंगे. इन शब्दों को जानिए, इन कीवर्ड्स को जानिए. ये आपके एग्जाम में आपकी निश्चित ही हेल्प करेंगे. So now let's start, but before that one more important information: must join Jovial Psychology Telegram channel because that is very हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ MCQ और कुछ अदर चीज़ें. तो आप जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So first important keyword is in front of your eyes, that is central root persuasion. ये आपके साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज मोस्टली मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो करते हैं. यानी जो मार्केटिंग के लोग होते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वो करते हैं. तो समझना है कि सेंट्रल रूट परस्यूशन क्या है. जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम एग्जाम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल दैट इज़ कार. हम कार की बात करते हैं मान लीजिए. तो अगर हम जब कार परचेस करने जाएं और अगर हम उस टाइम पे कार की जो कॉस्ट है उसके बारे में सोचें एंड जो कार का जो उसका इंजन पावर है उसके बारे में सोचें, इंजन की कैपेसिटी के बारे में सोचें, और इंजन का जो एक एवरेज होता है कि पर किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा उसके बारे में सोचें. तो इसका मतलब क्या है कि हम चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हैं. मतलब अपने हिसाब से हम चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हैं और चीज़ों को उसके बाद परचेज करेंगे, है ना. सो पॉइंट इज़ दैट कि सेंट्रल रूट परस्यूशन का मतलब होता है जब when people respond favorably to arguments as a result of engaging in systematic thinking about an issue. यानी किसी भी इश्यू के बारे में जब लोग सिस्टमैटिक थिंकिंग का यूज करते हैं तो वो सेंट्रल रूट ऑफ परस्यूशन होता है. जैसे कि मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है तो एडवर्टाइज में वो आपको दिखाते हैं कि इसका इतना बैटरी बैकअप है एंड इतनी GB रैम है ना, इतने इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो इतने ज़्यादा पावर का है. सब कुछ ऐसा दिखाते हैं. क्यों दिखाते हैं? ताकि आप उसकी वास्तविकता के आधार पर खरीद पाएँ, है ना. मतलब वो अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं कि आप सेंट्रल रूट परस्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या वास्तव में क्वालिटी है. सो दिस इज़ द सेंट्रल रूट परस्यूशन. सिंपलिस्टिक मीन इज़ दैट कि सेंट्रल रूट परस्यूशन कहता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर इश्यू पर सिस्टमैटिक थिंकिंग करते हैं, उसके बाद उसमें हम अपनी डील करते हैं. ओके, सो दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल रूट परस्यूशन. सो व्हाट इज़ दिस? आपने देखा होगा कि जब भी किसी कार को प्रेजेंट किया जाता है, किसी मोबाइल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कोई मॉडल मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो प्रेजेंट करते हैं कि मतलब कोई नए फ़ोन को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहा है, हेलो बात कर रहा है. कोई मॉडल है जो कि कार से उतरता हुआ दिखाई देता है ना. उसमें या फिर फ़ोन के कलर के बारे में बात की जाती है, कार के कलर के बारे में बात की जाती है. सो पेरिफेरल रूट परस्यूशन कहता है कि जो पीपल होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं किस बेस पे कि अपीयरेंस कैसा दिखाया गया है.
यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका अपीयरेंस कैसा दिखाया गया है, या बात कोई अगर इश्यू है, पब्लिक इश्यू है, तो बात को कैसे बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, या फिर जो स्पीकर है उसकी रेपुटेशन क्या है, उस बात पर वो किसी इश्यू को डील करते हैं। आपको बेसिकली एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि जुपिटर का जो एडवर्टाइज आता है तो उस जुपिटर के एडवर्टाइज को अमिताभ बच्चन करते हैं, तो अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कि माइलेज बेहतर है, तो आप उसको परचेज करना चाहते हो बिकॉज अमिताभ बच्चन ने बोल दिया है ना। या जुपिटर का जो बेहतरीन कलर है उसके बेस पे आप उसे परचेज करना चाहते हैं। या फिर जैसे मैंने पहले कार का एग्जांपल दिया था, तो आप अगर मान लीजिए कार लेने जाते हैं तो आप कार की जो वास्तविकता है, जो मतलब सेंट्रल रूट, जो लॉजिकल चीज़ें थी उसको ना सोच के आप कार के कलर पे चले जाते हैं, या बढ़िया सा कोई मॉडल है उसने कार को प्रेजेंट किया था, उस तरह की चीज़ों के बेस पे आप कार को परचेज करना चाहते हैं। इट्स मीनिंग दैट यू आर यूजिंग पेरिफेरल रूट परस्यूएशन। तो ध्यान रखना है कि जो पेरिफेरल रूट परस्यूएशन होता है वो अपीयरेंस के बेस पर होता है, या फिर जो स्पीकर है उसकी रेपुटेशन क्या है उसके बेस पर होता है। तो आप समझ जाइए कि इसका यूज यानी सेंट्रल रूट परस्यूएशन एंड पेरिफेरल रूट परस्यूएशन दोनों का यूज एडवर्टाइज में अच्छे ढंग से किया जाता है। तो जिस तरह के लोग होते हैं, जिनका जैसा व्यक्तित्व होता है, वो उसी तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं और मार्केट में जाके चीज़ों को परचेज कर लेते हैं, या फिर लोग दूसरों की बात को सोसाइटी में फॉलो करने लगते हैं। आप सोचिए कि जनता जो होती है वो अलग अलग नेताओं को फॉलो क्यों करती है। कोई जनता किसी नेता के अपीयरेंस पे, उसके बोलने के बेस की वजह से उसको फॉलो करने लगती है ना। कोई पर्टिकुलर जनता का हिस्सा होता है जो कि किसी नेता के वास्तविक किए गए कार्यों के आधार पर उसको फॉलो करती है। सो आपको समझना है कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है सेंट्रल रूट परस्यूएशन जो कि रियलिस्टिक सिस्टमेटिक थिंकिंग की बात करता है, लेकिन जो पेरिफेरल रूट परस्यूएशन होता है वहाँ पे स्पीकर रेपुटेशन और अपीयरेंस की बात होती है, यहाँ पर सिस्टमेटिक थिंकिंग की बात नहीं होती है। So now next is attribution theory। एट्रीब्यूशन पर्टिकुलर जो शब्द है एट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है हिंदी में गुणारोपण। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? आप एक कॉमन सी बात समझिए कि हम जो लोग होते हैं मोस्टली डेली लाइफ में दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते रहते हैं, है ना। अरे यार वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसी के यहाँ कोई घटना हो जाती है, अरे यार वो तो ऐसे ही थे, वो इसी के लायक थे, वो समझते ही नहीं है, है ना। ऐसे तो होता है, लोग ऐसे तो डिस्कस करते हैं। सो सोशल साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जो ये बताती है कि हम कैसे दूसरों पर अपनी चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हैं, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी डील्स विथ आवर कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, यानी हम बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वी एट्रीब्यूट बिहेवियर टू द इंडिविजुअल्स डिस्पोजिशन और टू द सिचुएशन। हम जब भी एट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें लेते हैं, या तो हम किसी पर्सन के इंडिविजुअल डिस्पोजिशन के बेस पे एट्रीब्यूट करते हैं, या फिर नंबर 2 हम किसी व्यक्ति की सिचुएशन के बेस पे एट्रीब्यूट करते हैं। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर आग लग जाती है, किसी जगह पर आग लग जाती है, तो उस जगह के जो लोग हैं, अगर वो लोग उस आग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मतलब घरों में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। यानी मान लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप ए है यहाँ पर, और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अरे यार ना, वो इंसान ही ऐसा था, उसको घर से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो जानबूझ के घर से नहीं निकला है। इसका मतलब है जो एक ग्रुप वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिस्पोजिशन का मतलब है पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टर के बेस पे बिहेवियर को एट्रीब्यूट करना। और जो बी है, बी ग्रुप है, उसके लोग कह रहे हैं नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं कि वो निकल नहीं पाया था, वास्तव में आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि वो निकल ही नहीं पाया, है ना। वो सिचुएशन की बात करते थे कि मतलब घर में हो सकता है कि उसके सारे गेट लॉक थे इसलिए नहीं भाग पाए था। बात समझ रहे हैं ना आप। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी में हम किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं टू बेस पे। नंबर 1 है पर्सन का जो रियल करेक्टरिस्टिक होता है, इंडिविजुअली उसका करेक्टरिस्टिक होता है उसके बेस पे, और दूसरा होता है सिचुएशन के बेस पे।
अब आप समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूशन को दो तरीके से किया जाता है, नंबर एक इंडिविजुअल डिस्पोजिशन के बेस पे और नंबर टू सिचुएशन के बेस पे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है इसको समझना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि नंबर एक होता है पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम एट्रीब्यूट करते हैं और नंबर टू में सिचुएशन के बेस पे करते हैं। ओके, अब आवर टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन एंड टू द ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, किसी बिहेवियर पर, किसी भी मतलब एक्शन पर, बिहेवियर पर जब हम सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और ओवर एस्टिमेट करते हैं पर्सनल डिस्पोजिशन को, तो फिर वहाँ पे होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम सिचुएशन जो होती है, सिचुएशन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और पर्सन जो होता है, पर्सन के कैरेक्टर्स होते हैं, पर्सनल जो डिस्पोजिशंस होते हैं उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। सो कॉग्निटिव का मतलब आप समझते हैं, कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी सब पढ़ा होगा। यहाँ पे एक टर्म है डिसोनेंस। तो जो पार्टिकुलर टर्म डिसोनेंस है ना, इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ हार्मनी, मतलब कि हम खुद में या फिर किसी भी तरीके से लोग एक संगत नहीं होते हैं, हार्मनी नहीं होती है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं जब वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, our two thoughts are inconsistent at that time we feel psychological discomfort, यानी हमारे खुद के थॉट अगर एक जैसे नहीं हैं, यानी किसी दो, जैसे ना कभी कभी बोलते हैं यार तुम दो राह बात मत किया करो, दो तरीके की बात मत किया करो, है ना, तो आपने सुना होगा ना। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे खुद के थॉट्स इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके आप खुद ही सोचते हैं कि मैं गलत हूँ, खुद ही सोचते हैं कि सही हूँ, आप खुद ही क्लियर नहीं हैं। सो दैट इज़ द कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। अब जब साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पर किसी पर्सन के एटीट्यूड्स बदल सकते हैं, बदल जाते भी हैं। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया था। दीज ऑल की पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इन्हें देखिए, समझिए एंड अच्छे से करिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, अभी आगे चल के मैं आपके साथ साइकोलॉजी MCQ भी शेयर करूँगा। सो मस्ट वॉच ऑल द वीडियोज़ इन द प्ले लिस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर साइकोलॉजी अपडेट्स।